जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो 14 मई 2023 बिहार मद निषेध में पूछे गए प्रश्नों का इसमें कंप्लीट हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डेली बिहार दरवा का वहाँ आपको प्रैक्टिस कराया जाता है चैप्टर वाइज। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। यानी मान लीजिए कि कोई संख्या x है और उसमें से अगर आप 35 घटाइएगा, मान लीजिए कोई संख्या कितना है x है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या x है और इसमें से क्या बोल रहा है कि 35 घटाने पे कितना, 35 घटाने पे हम लोग 35 घटाते हैं तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। तो यानी संख्या x था, इसी का कितना हो जाएगा 80%। तो बोल रहा है कि उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो इसको भागा दीजिएगा 2 से, तो 4 बार में और ये 5 बार में, इसको गुना करिएगा, मल्टीपल होगा, तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और इसको 35 गुने 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 25 का 5, 35 15 और 2 17, यानी 175। यहाँ 4x, x बराबर यहाँ पे जो आंसर आएगा 175, क्योंकि इधर 4x इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा 5x में से और 175 इधर चला जाएगा, x बराबर 175, यानी संख्या कितना गया 175। तो 4/5 निकालना, संख्या का 4/5 कितना होगा। तो अगर आप संख्या का 4/5 निकालिएगा तो 175 आया था, इसका 4/5 निकालिएगा, भागा दीजिएगा 3 बार में, 35 15 2 25 5 25, यानी 35 बार में कटेगा, 35 गुने 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा 140, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जोकर ने 7 सेमी त्रिज्या वाला एवं 15 सेमी ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना है। अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो देखेंगे कि किस तरह का टोपी होता है, शंकु आकार का, इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का मान लीजिए कोई टोपी है, मान लीजिए इस तरह का टोपी है, इसका जो ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं r बराबर 7 सेंटीमीटर और h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछा गया आयतन, यानी सैंपल पूछ रहा शंकु का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r यानी 7 का स्क्वायर करेगा तो 7 गुने 7 और h यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 5 बार में, 3 से 15 कितना कटेगा 5 बार में, यानी 22 गुने 7 गुने 5। तो यहाँ पे जब आप गुना करिएगा 22 गुने 7 गुने 5 तो कितना जाएगा 7 × 5 = 35 और गुने 22, यानी 35 गुने 70, 35 गुने 70, 770 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, x + 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी मान लेते हैं x बराबर 1, तो अगर इधर प्रूफ हो जाता है कि 2 आना चाहिए तो इधर डायरेक्ट आप x बराबर वैल्यू रख दीजिएगा। x बराबर अगर आप 1 लीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर 1 रख देंगे तो इसका भी वैल्यू कितना का 2 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आप देख सकते हैं x के पावर 4 है तो इसको क्या करना है, यानी 2 के स्क्वायर करके 2 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी x के पावर 4 है, अगर यहाँ पे x² + 1/x का स्क्वायर का इतना पूछता है इसका आंसर तो 2 होता, लेकिन x के पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या करें, एक और स्क्वायर करके 2 घटाना है, 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस करिएगा 2, यानी 2 ही आएगा, या तो x के पावर 2 रहे या x के पावर 4, आंसर इसका कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, यानी 20 लीटर मिश्रण है, इसको हम लोग 3:1 में बांट रहे हैं, यानी दूध 3 भाग है और पानी 1 भाग, यानी टोटल कितना भाग हो गया 4 भाग। तो बोल रहा है उस मिश्रण में पानी का मात्रा क्या है, यानी 1 भाग निकालना है, क्योंकि 1 भाग ही तो पानी है, तो इसको भागा दीजिए 5, 5 गुने 1 करिए कितना है 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होता है। द्विफोकस लेंस यहाँ पे पूछा गया, तो अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस, यानी कनकेव और एक कन्वेक्स होता है। तो आपको मालूम है कि अवतल लेंस इस तरह का होता है और उत्तल लेंस इस तरह का होता है। यानी अवतल लेंस क्या होता है, पतला होता है, बीच वाला हिस्से को देखना, इससे हम लोग पतला और मोटा कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अवतल लेंस क्या होता है, पतला होता है और उत्तल लेंस मोटा होता है। तो लेंस कहने का मतलब प्रकाश आर पर हो जाएगा। तो आप बताइए, कोई अगर मोटा पूरा मतलब जो मान लीजिए कि हम एक तरह से लेंस लेते हैं कोई भी जिसमें आर पर प्रकाश हो जाता है, अगर कोई मोटा रहेगा उससे प्रकाश ज़्यादा दूर तक पार होकर जाएगा, जो पतला रहेगा उससे ज़्यादा दूर तक पार होगा। तो ये सर जो मोटा रहेगा उससे जो प्रकाश जो पार होगा वो कम दूरी तक जाएगा और जो पतला उससे पार होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। यानी अवतल लेंस मोटा होता है और उत्तल लेंस पतला। तो कम प्रकाश जाएगा कौन, यहाँ पे सॉरी, अवतल लेंस पतला होता है और उत्तल लेंस मोटा, यानी मोटा वाला से कम दूरी तक प्रकाश जाएगा। यानी नज़दीक देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो नीचे लगाएंगे उत्तल लेंस और ऊपर अवतल लेंस, क्योंकि दूर देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे क्योंकि प्रकाश दूर तक जाता है, क्योंकि अवतल लेंस पतला होता है। तो ऊपर लगाएंगे कौन सा, अवतल लेंस, और नीचे उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं पूछा गया, यानी कोई भी प्रकाश अगर दूर से आएगा दीर्घ विकिरण तो क्या होता है, उसमें बिखराव नहीं होता, यानी प्रकीर्णन नहीं होता। क्या होता है, समानांतर चलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, समानांतर होता है, क्योंकि कोई भी अगर प्रकाश बहुत दूर से आता है तो हम लोग उसको समानांतर मानते हैं, क्योंकि अगर बिखराव होगा तो दूर तक प्रकाश नहीं तय कर पाएगा। दूरी मतलब अधिक दूर तक तय नहीं कर पाएगा प्रकाश। तो यहाँ पे जो दीर्घ तरंग होता है इसमें बिखराव नहीं होता है। तो पूछा गया कि कौन सा भाग नहीं इसका, चालन होता है, संवहन विकिरण, यानी बिखराव इसमें नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। यानी ये मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे 4 ओम ये भी दिया गया, सॉरी यहाँ पे ओम होगा, यहाँ पे भी 4 ओम दिया गया और यहाँ भी 4 ओम दिया गया। यानी प्रत्येक क्या बोला कि प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3, यानी 4 ओम। तो बोल रहा है कि किन्हीं 2 कोनों के मध्य, यानी यहाँ और यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो मान लेते यहाँ ए और यहाँ बी, यानी यहाँ से अगर करेंट को यहाँ जाना है, या तो एक इसका रास्ता होगा कि इससे तय करेगा, या तो एक रास्ता होगा कि ऐसे दिखा ऐसे चल के आएगा, या एक रास्ता होगा कि ऐसे दूरी तय करेगा। तो अगर कोई भी तार एक ही तार से जुड़ा होगा तो उसको श्रेणी में हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ए से बी तक चलने के लिए अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो एक ही तार से जुड़ा हुआ है, यानी श्रेणी में। तो श्रेणी में अगर आप इसको इस तरह से करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, और इधर नीचे 4, क्योंकि इस श्रेणी में हो जाएगा तो इसको आपको जोड़ देना 4 4। और जब समानांतर में होता है तो आपको मालूम कि उल्टा करके हम लोग जोड़ते हैं। उल्टा करने का मतलब 1/8 और प्लस 1/4, इस तरह से आपको जोड़ना है। इसको जोड़िएगा, अगर आप हल करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 1 3, यानी 3/8 आया। 3 जो 8 आता है, ये आता है आर पी, यानी 3/8 ये आया टोटल। तो टोटल है, लेकिन हम लोग को वैल्यू निकालना है आरपी का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी 8/3। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 8/3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण नहीं है, सॉरी समान त्वरण का उदाहरण है। समान त्वरण कहने का मतलब समान त्वरण ही लग रहा है उस पर। तो यहाँ पे एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, तो एक मुक्त वस्तु को अगर आप गिराइएगा इस पे समान त्वरण ही लगेगा, क्योंकि पृथ्वी जी लगा रहा है तो पृथ्वी का त्वरण घटता बढ़ता नहीं, जितना वो लगा रहा है उतना ही लगाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद, ये भी पृथ्वी के द्वारा ही त्वरण लगाया जा रहा है इस पर भी, यानी दोनों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी
या निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई वस्तु तैरेगा या डूबेगा या किस पे निर्भर करता है, उसके घनत्व पे। यानी अगर मान लीजिए पानी है, पानी का घनत्व किसी अन्य वस्तु की तुलना में कम होगा तो वस्तु डूब जाएगा, अगर अधिक होगा तो वस्तु तैरेगा। यानी पारे पे लोहा नहीं डूबता, ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि पारे का घनत्व लोहे की तुलना में अधिक होता है और जो लोहा होता है पारे की तुलना में कम होता है। यानी लोहा का घनत्व पारे की तुलना में कम होता है और पारे का घनत्व लोहा की तुलना में अधिक होता है, इसलिए पारे पे लोहा नहीं डूबता। यानी कोई भी वस्तु तैरेगा डूबेगा या निर्भर करता है उसके घनत्व पे। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर के कारण। यानी अंतर हो तभी तो पता चलेगा कि तैरेगा वस्तु या डूबेगा, यानी कम और अधिक का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से चलती है। सबसे तेज ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। यानी सबसे तेज ठोस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। मध्य एशिया। मध्य एशिया में आ जाएगा एशिया माइनर, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किससे जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि समय, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1906 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया। दादा भाई नौरोजी। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था किस अधिवेशन में। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और 1905 में आपको मालूम है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब शुरू हुआ था। 1930 को, यानी दांडी मार्च से ही शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें पूछा है सही कौन सा। इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई नहीं। किससे हुआ था। दांडी यात्रा से। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कब हुआ। 1931 में। ये बिल्कुल सही है। इसी में कहा गया था, यानी इसमें इसके बारे में भी चर्चा था। कुछ गांधी जी के द्वारा, मतलब जैसे में राजनीतिक कैदियों का रिहा, इसके बारे में भी इसमें चर्चा था। जब समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो इसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसमें था राजनीतिक कैदियों का रिहा। इसी के चलते भगत सिंह नहीं छूटे थे जेल से, क्योंकि भगत सिंह एक राजनीतिक कैदी नहीं थे, एक आपराधिक कैदी थे। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया था राजनीतिक कैदियों का रिहा का मेंशन किया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी आपको मालूम ब्रिटेन से द्वारा कहाँ वापस आ गए थे। यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो वापस द्वारा भाग करवा सके। क्यों। क्योंकि भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया था। लेकिन उसमें जो महात्मा गांधी ने ध्यान नहीं दिए थे कि राजनीतिक कैदियों का रिहा लिखा गया या आपराधिक कैदियों का रिहा, तो उसमें यहाँ पे महात्मा गांधी से गलती हुआ था। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी प्रश्न पूछा था किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। दूसरा में भाग लिए थे। और दोबारा से आकर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दे। तो दोबारा से फिर कब शुरू हुआ था। 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया। तो आपको मालूम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। 1885 में हुआ था। किसने किया था। A.O. ह्यूम। और ये कहाँ का था। स्कॉटलैंड का था। और यह एक असैनिक था। यह भी प्रश्न पूछा जाता, आप याद रखिएगा। जो प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में अधिवेशन नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था। मुंबई में हुआ था। मुंबई के किस स्थान पे भी प्रश्न पूछा था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रश्न पूछा जाता, आप याद रखिएगा। और इसका अध्यक्षता किसने किया था। उमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। इसका संस्थापक था दादा भाई नौरोजी। 3 बार अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये आप याद रखिएगा। 1985 में तो किए थे W.C. बनर्जी, 1986 में किए थे। और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में किए थे। और 1896 एक 1886 और 1893 में किए थे। एक 1886 में किए थे, एक 1893 में किए थे और एक 1906 में किए थे। तो आप याद रखिएगा 3 अधिवेशन किए थे दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये सही है।
जमात खाना मस्जिद, यहाँ पर लिखा है जमात खाना मस्जिद बलबन के द्वारा ये नहीं किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे गलत पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो प्रारंभ किया गया था बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। लेकिन ये भी प्रश्न पूछा था कि पूना यानी उसको पूना से जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो उस पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बजड़ गिर गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बजड़ गिर जाने के कारण दोबारा से फिरोज शाह तुगलक ने उसमें पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ये कौन कहते हैं? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस जब स्थापना हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। करजन, बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, तो वाटरलू के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे करेंट चुनना, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे सब विषय में जानकारी हो, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव शब्द यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ। आपको मालूम कि पार्थिव ग्रह के बारे में पूछा जाता है, यानी अंदर के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह होता है, यह ठोस होता है, और गैसीय ग्रह बाहर के 4 ग्रह। यानी अंदर के 4 ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा? आपका बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, और मंगल हो जाएगा। यानी अंदर के 4 ग्रह क्या होता है? पार्थिव ग्रह कहलाता है। यानी जिसका संबंध पृथ्वी से, ऑप्शन नंबर बी। विप्रार्थक बताना, अनुराग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि वायु जनित रोग है, वायु जनित रोग है, तो यहाँ पे पूछा गया तपेदिक यानी टीबी, ये भी फैलता है, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानो या ना मानो आपके नाखून और बाल और यहाँ पे त्वचा समान पदार्थ से बने हुए होते हैं, या जानवरों के खुर यहाँ पे कट गया, यानी सैंपल पूछ रहा कि यह किस प्रोटीन से बना हुआ है? यानी नाखून, बाल, त्वचा, ये सब किस प्रोटीन से बना होता है? कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? जबड़ा तंत्र, राधनक तंत्र यानी केनाइन टीथ यहाँ पे लिखा गया, ह्यूमरस, ह्यूमरस यहाँ ये हाथ का जो ऊपर वाला भाग है जो स्कैपुला और ह्यूमरस से जुड़ा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है नीट में भी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान की मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवित सरल उत्तक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है यानी सपोर्ट करता है, ये वह है कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, या फाइबर, या पैरेनकाइमा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? दृढ़, यानी इसमें दृढ़ता उत्पन्न करता है, पौधों को मजबूत बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राइबोसोम के द्वारा, यहाँ पर राइबोसोम लिखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, या कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण परिवहन का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर, राइबोसोम यहाँ पे लिखा होगा तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तक है? पार्श्व विभज्योति उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको यहाँ पे द्रव्यमान में से क्या करना, परमाणु संख्या को घटा देना, यानी ऊपर वाला द्रव्यमान दिया गया और नीचे वाला परमाणु संख्या। तो यहाँ पर अगर आप घटाइएगा 59 में से 26 तो कितना आ जाएगा 33, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 32, इसको घटाइएगा तो आएगा 31 और इसको घटाइएगा तो आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 2 प्लस है, तो 2 प्लस कहने का मतलब है, माइनस का मतलब है कि लिया है किसी से और प्लस का मतलब है कि 2 किसी को दिया है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे परमाणु संख्या यानी न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कम हो जाएगा, परमाणु संख्या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से अगर इसको निकालिएगा तो 60 28, इसको घटाइए तो कितना आएगा, ये भी लगभग 32 है, यानी इसमें जो पूछ रहा सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रबलित शीशा, ग्लास, प्रबलित ग्लास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनफोर्स्ड ग्लास यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट है कि तत्व एक जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, यानी कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, वह है, यानी वह क्या है, तो आपको मालूम 16 पे कौन सा, सल्फर है, और सल्फर एक क्या अधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन या क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या है, तो आपको मालूम है घोल की सांद्रता का निकालने के लिए जो जिसका मात्रा सबसे कम है उसको ऊपर रखना है, और आपको मालूम कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो मात्रा है उसको नीचे रखते हैं और जितना आया उसको ऊपर रखते हैं, 100 से गुना करते हैं, वही यहाँ करना है। टोटल इसका मात्रा अगर देखिएगा पानी और नमक यानी मिश्रण का मात्रा कितना हो जाएगा 500, क्योंकि 450 यहाँ है ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक है, तो मिश्रण का मात्रा हो जाएगा 500 और 100 से गुना कर दीजिए, इसको जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट होता है तो यह क्या होता है, एक जैव उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है यानी बोटनी। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, कीट से। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कीट विज्ञान नहीं देता, वहाँ देगा इंग्लिश में एंटोमोलॉजी, इंग्लिश को ही देवनागरी में लिख देगा, रोमन को ही यानी देवनागरी में क्या लिखा है, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, कीट से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। नेक्स्ट है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी एक दूसरे में विलय नहीं है, यानी क्या है, अविलय है, एक दूसरे में नहीं मिलता। कोई भी कार्बनिक में ही मिलेगा, जैसे पानी और तेल को अगर आप मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक है, या ये भी आप बोल सकते हैं एक अध्रुवीय है और एक ध्रुवीय है। पानी क्या है, ध्रुवीय है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय। तो जो अध्रुवीय है अध्रुवीय में ही मिश्रण होगा, और ध्रुवीय है जो ध्रुवीय में ही मिश्रण होगा, यानी कार्बन वाला कार्बन में ही मिश्रण होगा और अकार्बन वाला अकार्बनिक में ही मिश्रण होगा। यानी तेल को आप पानी में मिलाइए तो नहीं मिलेगा, जब मिलेगा ही नहीं तो समान विधि से आप उसे पृथक कर सकते हैं, यानी पृथक्करण विधि से आप उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है सेपरेटिंग फलन, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथक्करण विधि से आप उसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी अच्छा श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करता है। यहाँ पे रीजनिंग आप इसको बना लीजिएगा, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। हम लोग जीस देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये भी रीजनिंग है। इसका सोल्यूशन आपको कंप्लीट जो रीजनिंग छोड़ दिए हैं उसका कंप्लीट आपको सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हम लोग जीएस के यहाँ देख लेते हैं और साइंस को। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की, तो यहाँ पे जीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल या पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे जो लिखा है सरबजोत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किन राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया? यहाँ पे हालांकि 75वें गणतंत्र दिवस नहीं होना चाहिए, 74वें होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 2023 में कौन सा मनाया गया था? 74वां। यहाँ पे लिख दिया 75वां, हालांकि यहाँ पे गलत है, ये 74वां होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो कौन सा राजधानी, किसको मतलब राजधानी बनाने के लिए घोषणा किया गया? तो विशाखापट्टनम को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? तो लगभग 3 से 4 टन कोयला के बराबर। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या है? यानी एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या है? तो इसका क्रिटिकल बनाने का अर्थ है कि ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली यहाँ पे थोड़ा श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो याहू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? जो ओलंपिक ज्वाला है किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक जो ज्वाला है किसका प्रतीक है? निरंतरता, यानी ज्वाला बोलिए मसाल, तो निरंतरता, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ, और एक कहाँ के थी? हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बने थी, और दिल्ली उच्च न्यायालय के भी यह पहली महिला न्यायाधीश थी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? तो एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? अरे प्रश्न लता मंगेशकर से प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड PCS में। तो लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था, यहाँ पे दोनों शामिल हैं, और सत्यजीत रे को भी दिया गया है, यानी राज कपूर यहाँ पे शामिल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 3 स्तरीय संगठन है, बिल्कुल सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे नहीं और नहीं पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो आप सादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा प्रश्न आपको करा दिया गया टॉपिक वाइज बिहार दरोगा में, अब टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। ये डायरेक्ट प्रश्न लूसेंट में भी है, यहाँ पे एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दो प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे जगह सिर्फ चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसी स्थान का नाम दिया गया। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है? यानी 1000 धुआरों की घाटी या प्रदेश नाम से जाना जाता है, तो अलास्का को कहते हैं। तो अलास्का नहीं दिया गया, वहाँ की एक जगह है यानी ज्वालामुखी, उसका नाम दिया गया, तो कटमई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है राजस्थान में, यानी जो भी प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है किसी ना किसी एग्जाम का, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कटमई, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको जैसे ही टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा 2 दिन पहले ही आपको कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बांध बनाते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है, जल जनित रोग भी होगा, पानी का अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण भी होगा और भूकंप आने का संभावना बढ़ जाता है। यानी अगर आप बांध बनाते हैं तो भूकंप आने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भूप्रपाटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन, ओ, SI, Al, Fe, ये सब याद रखिएगा। यानी सर्वाधिक ऑक्सीजन होते हैं, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। यहाँ पे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला धातु भी पूछ लिया जाता है। तत्व में दोनों आता, धातु और अधातु दोनों, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान से चारों लाइनें सीरियल में याद रखिएगा कि सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम और उससे कम लोहा। धातु भी अलग से पूछा जाता है, तत्व भी पूछा जाता है और अधातु भी पूछा जाता है। तो जो अधातु पूछा जाएगा वो ऑक्सीजन ही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है। तो यहाँ पर धातु पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला धातु कौन सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट के निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाव हिमनद से निकलती है। तो कुमायूं हिमालय पाया कहाँ जाता है, सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है कुमायूं हिमालय। और यहाँ पे मिलाद हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एस आकार का महासागरीय कटक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा अटलांटिक महासागर को तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया, सेम ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या होगा। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल। और चुनाव हो जाएगा जो कौन सा, पंचायती चुनाव के लिए 21 साल, यानी मिनिमम होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, पंचायती चुनाव के लिए 21 और राष्ट्रपति के लिए 35। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और वोट देने के लिए 18। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती है। तो राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। संसदीय पूछा गया तो संसद में जो बिहार से भाग लेते प्रतिनिधि 40 लोकसभा में, 40 लोकसभा में और 16 राज्यसभा में, तो टोटल तो 56 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 56 ऑप्शन में नहीं है, यानी सिर्फ लोकसभा का दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान से सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई, यानी संघीय प्रणाली कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। आप इस तरह से याद रखिए, AM और TM, यानी यहाँ से आप याद रख सकते हैं नागालैंड, यानी एन इसमें शामिल नहीं है, यानी नागालैंड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, सी भी और डी भी, यानी ऑप्शन क्या बचेगा, बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से आप याद रखिए, AM, TM। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 के ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियम, यहाँ पे ध्यान से जो लिखा गया, कानून की नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो यहाँ पे एक और इस प्रश्न को रखिएगा, इसको हम, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय समान है तो किसके समान है? एन पी फैक्टर कास्ट, यानी एफसी फैक्टर कास्ट पे ज्ञात किया जाता है। तो यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य पर अधिकार क्षेत्र है? तो कितना न्यायालय है? 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, ये प्रश्न आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था तो द्वितीय यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना में, और दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो पहला जो चला था 1951 से 56 तक, और दूसरा 56 से 5 साल जोड़ देना 61 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है तो उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन कौन होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है, जीवन प्रत्याशा होता है और स्वास्थ्य होता है। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है प्रश्न पूछा? तो सकल नामांकन दर ये शामिल नहीं होता। बाकी प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है, जीवन प्रत्याशा शामिल होता है और स्वास्थ्य शामिल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है तो मिश्रित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? कृषि मूल्य समर्थन, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? यानी यहाँ पे जो पूछा गया है एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट। तो इस प्रश्न का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर आप लोग क्या लगा है, क्योंकि अगर आंसर इसका बता दें तो आप लोग डाउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना, यहाँ पे पूछा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। गैर योजना होता क्या? यानी योजना के अलावे जो खर्च होगा वो गैर योजना के अंतर्गत आता है। तो योजना के अलावे जो भी खर्च होगा सभी गैर योजना के अंतर्गत है। जिससे रक्षा व्यय हो जाएगा, ये भी क्या आएगा? गैर योजना, क्योंकि योजना रक्षा व्यय नहीं है। ब्याज भुगतान ये भी क्या हो जाएगा? गैर योजना। वेतन और पेंशन ये भी, सब्सिडी ये भी क्या हो जाएगा? गैर योजना। यानी योजना के अलावे जो भी खर्च होगा वो क्या हो जाएगा? गैर योजना व्यय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 सभी शामिल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? यानी मान लीजिए कोई राशि है जो 100 रुपया है और 50% की वृद्धि कहने का मतलब है कि 150 करना, क्योंकि 50% वृद्धि करिएगा तो कितना होगा? 150 होगा। और 5% के दर से, यानी आर दिया गया है 5%, तो बोला कि समय कितना लगेगा। यानी यहाँ पे अगर देखिएगा तो पहले जो मूलधन था 100 और मिश्रधन कितना हो गया? 150। यानी ब्याज यहाँ पे कितना मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। और मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 और 5% के दर से, और टी यहाँ पे आपको निकालना है, यानी बटा में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 10 को काटिए 50 को, तो 10 वर्ष में कटेगा, यानी टी बराबर 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अगर आप इसको हल करिएगा, इसको कुछ नहीं करना, बोल रहा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय कितना दिया गया? 50-50, यानी 5 और 50 दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप पी क्यू आर को अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा? पी क्यू आर को अगर आप निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ तो आपको निकालना होगा कि औसत दिया गया तो इसका योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए पी और क्यू का औसत दिया गया, यानी 2 से गुना इसमें भी करिएगा, इसमें भी 2 से गुना, क्योंकि क्यू आर का दिया गया। यानी मेरा कहने का मतलब पी प्लस क्यू का औसत दिया गया 50-50। तो हमको इसको निकालना है कि इसका योग कितना होगा। तो जितना संख्या रहता है उससे गुना करना होता है। तो 2 संख्या तो 2 से गुना करेंगे, यानी इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर सभी को आप जोड़िएगा P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और यहाँ पे P प्लस आर,
तो जो जितना भी है P भी 2 आएगा, R भी 2 आएगा और Q भी 2 आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू P प्लस Q R बराबर 2 यहाँ कॉमन लेते हैं क्योंकि सभी में 2 क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 50-50 लिख देते हैं, 26-50 प्लस 52-50 यहाँ पे। तो इसको हल करिएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसको जब आप हल करिएगा तो कुछ ना कुछ यानी इस 2 से 2 कैंसिल और P प्लस Q प्लस R बराबर इसको जब अगर आप जोड़िएगा तो यानी 50-50 हो जाएगा 100, यानी 52-1 5300 और यहाँ 5 यानी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 50 यानी 0 0 3 2 5 6 5 11 और 5 16 यानी 16-50 पे 2 0। इसका जो आएगा पी क्यू बराबर 16-50 पे 2 0 यानी P प्लस Q प्लस R बराबर इतना आएगा। और आपसे पूछा क्या P का मान, तो यानी Q और R घटा देंगे तो P का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे औसत दिया गया है तो योग तो आप निकाल सकते हैं, यानी 62-50 से गुना कर दीजिएगा 2 में, तो इसको करिए गुना कितना आएगा 0 0 2 2 4 1 5 6 2 12 1 13 यानी 13,500। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13,500 यानी 0 0 इसको घटाइएगा कितना जाएगा 3। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको माइनस करिएगा। यहाँ पे जो हम लोग आया था 16,500 और इसको गुना करिएगा 62 गुने 50 QR P निकालना है, 2 से गुना करिएगा तो 0 5 दूनी 10 के 0 2 दूनी 4 1 5 यानी 6 दूनी 12 यानी 12,50 आएगा। तो यहाँ पे 12,50 आपको घटा देना है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 4,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 है और उनका गुणनफल 24 है तो वह संख्या क्या है। सिंपल है, आपको देखना कि योगफल कितना आना चाहिए 9 और गुणनफल 24। तो इसको करिएगा 5 3 8 1 9, योगफल तो 9 आ गया लेकिन देखना कि गुना करने से 24 आया कि नहीं, 5 3 15 यानी 15 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 4 और 3 7 2 9, योगफल तो 9 आ गया, गुणनफल भी देखना 4 3 12 2 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3500 में बेचता है, उसमें कितना होता है 20% लाभ होता है, तो उसी वस्तु को 3150 में बेचने पे कितना लाभ होगा। तो इसका जो यानी कहने का मतलब 120% बराबर कितना हो गया 3600, यानी 1% बराबर 12 या 36 यानी 30, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 3000 और 3100 में बेचेगा यानी 150 अधिक कमाएगा, यानी 3000 में 150 अधिक कमाएगा। तो इसका परसेंटेज निकाल देना है 0, 5% फायदा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक अनुक्रम इतना में दी गई संख्याएं एक पैटर्न बनाती है, उनमें कौन सी संख्या पैटर्न को अनुपालन नहीं करता 154। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ करिएगा तो 16 आएगा, यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ 22, तो यहाँ 24 होना चाहिए लेकिन 24 नहीं होता, इसलिए आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसको अगर आप हल करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। इसका हल करके आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।